अरे वाह, 40 की उम्र में रिटायरमेंट, मतलब सुनने में ही एक सपने जैसा लगता है ना। हाँ बिल्कुल। आजकल ये टर्म बहुत चल रहा है, फायर। फायर, हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। मतलब पैसे की ऐसी आजादी कि भाई जब मर्जी काम छोड़ दो, चाहे उम्र 40 ही क्यों ना हो। सही कहा। ये सिर्फ जल्दी रिटायर होने की बात नहीं है, ये अपनी जिंदगी पर एक तरह का फाइनेंशियल कंट्रोल पाने के बारे में है। ताकि काम करना एक एक चॉइस बन जाए, मजबूरी नहीं। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी फायर कॉन्सेप्ट पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जो जानकारी है हमारे पास उसके बेसिस पे समझते हैं कि ये है क्या, इसके पीछे की सोच क्या है, और क्या 40 में रिटायर होना सच में पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे, क्या मुश्किलें आती हैं, और सबसे जरूरी, रिटायर होने के बाद क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है असली कहानी शायद वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल सही। कई लोग जल्दी रिटायर होने का सपना देखते हैं ताकि वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकें। हाँ, दुनिया घूमें, अपने शौक पूरे करें। हाँ, वही सब। लेकिन क्या ये रास्ता उतना सीधा और आसान है जैसा सुनने में लगता है? इसमें कई छुपी हुई चुनौतियां हैं, बारीकियां हैं जिन पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। अच्छा, जैसे कि? जैसे पैसे जमा करना एक बात है, पर उस आज़ादी के साथ जीना, एक मकसद ढूंढना, वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो आइए इन सब पहलुओं पर जरा गौर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फायर जिसकी इतनी बातें हो रही हैं, जरा आसान शब्दों में समझाएंगे कि ये है क्या, इसका मूल मंत्र क्या है? देखिए, फायर का जो मूल सिद्धांत है वो सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है। हाँ। अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचाओ, उस बचत को समझदारी से ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां वो तेजी से बढ़े। हम्म। और ये तब तक करो जब तक आपके पास इतना पैसा जमा ना हो जाए कि उसके रिटर्न से आपके सालाना खर्चे आराम से निकल सकें। इसके बाद आप चाहें तो काम करना छोड़ सकते हैं। आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा, ये कितना बड़ा? मतलब जो नॉर्मल सेविंग होती है 10-15%, उससे अलग है क्या ये? हाँ हाँ, बिल्कुल अलग है। नॉर्मल सेविंग तो खैर 10-15% होती होगी। फायर वाले लोग अक्सर अपनी कमाई का 50%, 60%, यहाँ तक कि 70% या उससे भी ज्यादा बचाते हैं। 70%? बाप रे। हाँ, अब जाहिर है इसके लिए जिंदगी जीने के तरीके में बड़े बदलाव करने पड़ते हैं। अक्सर लोग वो मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाते हैं। मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल मतलब कम से कम चीजों में गुजारा करना। बड़े घर, महंगी गाड़ी, लेटेस्ट गैजेट्स, इन सब चीजों से थोड़ी दूरी बनाना। फोकस पूरी तरह से एक ही लक्ष्य पर होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पैसों की चिंता से पूरी तरह मुक्ति। बिल्कुल। लेकिन ये 50-70% बचत, ये सुनने में ही बहुत मुश्किल लग रहा है। मतलब सालों तक बहुत ज्यादा अनुशासन और त्याग करना पड़ता होगा। निश्चित रूप से। ये जो पैसे जमा करने का दौर है, जिसे एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, ये काफी मेहनत और अनुशासन मांगता है। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। नहीं नहीं। आमतौर पर इसमें 15 से 20 साल की कड़ी मेहनत, बचत और लगातार निवेश शामिल होता है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। समझ गए। तो इस मैराथन में, यानी एक्यूमुलेशन फेज में, निवेश कैसे किया जाए? क्योंकि अगर लक्ष्य जल्दी रिटायर होना है तो पैसा भी तो तेजी से बढ़ना चाहिए ना। सही सवाल है, क्योंकि देखिए, समय कम होता है, मान लीजिए 15-20 साल, और लक्ष्य बड़ा होता है। इसलिए इस दौर में ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क उठाने को तैयार रहते हैं। अच्छा। जो रिसर्च है और उपलब्ध जानकारी है, वो यही बताती है कि एक्यूमुलेशन फेज में ज्यादातर पैसा इक्विटी यानी शेयर बाजार से जुड़े निवेशों में लगाना फायदेमंद हो सकता है। इक्विटी में? कितना इक्विटी? कुछ मॉडल्स तो लगभग 80% इक्विटी और सिर्फ 20% बॉन्ड्स। बॉन्ड्स यानी जो तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माने जाते हैं, उसमें लगाने का सुझाव देते हैं। 80% इक्विटी? ये तो काफी ज्यादा जोखिम भरा लगता है। शेयर बाजार तो बहुत ऊपर नीचे होता है। हाँ, जोखिम तो है, बिल्कुल है। लेकिन इसके पीछे तर्क ये है कि लंबे समय में, यानी 15-20 साल के दौरान, इक्विटी में ज्यादा रिटर्न देने की संभावना होती है और बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने का समय भी मिल जाता है। कम समय में ज्यादा पैसा बनाने के लिए ज्यादा रिटर्न जरूरी है, और ज्यादा रिटर्न अक्सर ज्यादा जोखिम के साथ ही आता है। असल जिंदगी में तो जो फायर फॉलो करते हैं, उनमें से कई लोग शायद इससे भी ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाते हों। समझ गए। तो मतलब आक्रामक बचत और आक्रामक निवेश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कितना पैसा चाहिए रिटायर होने के लिए? कोई ऐसा मैजिक नंबर है? यहीं पर एक मशहूर नियम का जिक्र आता है, 4% रूल। 4% रूल, हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ,
तो ये नियम कहता है कि अगर आप अपने कुल रिटायरमेंट फंड का 4% हर साल निकालते हैं तो सैद्धांतिक रूप से आपका पैसा कम से कम 30 साल तक चलना चाहिए, और शायद उससे ज्यादा भी। अच्छा। तो इस नियम के हिसाब से आपको अपने सालाना खर्च का 25 गुना पैसा जमा करना होगा। मान लीजिए आपका सालाना खर्चा 10 लाख रुपए है, हाँ। तो आपको 2.5 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। 2.5 करोड़, और ये सिर्फ 4% निकालने पर आधारित है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए। ये जो 4% रूल है, सुनने में भले आसान लगे, पर ये पुराने अमेरिकन बाजार के हिस्टोरिकल रिटर्न्स पर आधारित है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। आज की दुनिया में कई चीजें बदल गई हैं, जैसे बॉन्ड यील्ड ऐतिहासिक रूप से कम है, महंगाई का अनुमान लगाना मुश्किल है, और लोगों के खर्चे भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते। खासकर हेल्थ वाले खर्चे। बिल्कुल, खासकर स्वास्थ्य संबंधी खर्चे। इसलिए इस 4% नियम को एक शुरुआती गाइडलाइन मानना चाहिए, गारंटी नहीं। असल में कितना पैसा चाहिए, ये तो हर किसी की लाइफस्टाइल, खर्चे और भविष्य की योजनाओं पर निर्भर करेगा। कुछ लोग तो इससे कहीं ज्यादा पैसा जमा करते हैं। जैसे एक ऑनलाइन फोरम पर किसी ने बताया था कि उन्होंने $8.2 मिलियन, मतलब करीब 68 करोड़ रुपए जमा किए हैं रिटायरमेंट के लिए। 68 करोड़, वाह, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। चलिए, मान लिया कि किसी ने पैसे जमा कर लिए, पर जल्दी रिटायर होने में एक और बड़ी चुनौती है, खासकर अमेरिका जैसी जगहों में, जहां सरकारी स्वास्थ्य बीमा मतलब मेडिकेयर वो 65 साल की उम्र से पहले नहीं मिलता। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो फिर 40 या 45 में रिटायर होने वाले अपने हेल्थ केयर का इंतजाम कैसे करते हैं? ये तो बहुत महंगा पड़ सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी चिंता है और एक जटिल पहेली भी है। हेल्थ केयर का खर्चा कई बातों पर निर्भर करता है। रिटायर होने वाले की उम्र क्या है, वो कहाँ रहते हैं, क्योंकि अलग अलग इलाकों में प्रीमियम बहुत अलग हो सकते हैं, और उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें क्या हैं। हाँ। ये खर्चा इतना बड़ा हो सकता है कि पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग को बिगाड़ दे। तो फिर इसका हल क्या है? कुछ तो करते होंगे लोग। हाँ, अमेरिका में एक रास्ता है, अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी ACA के जरिए मिलने वाली सब्सिडी। अच्छा, ओबामा केयर वाला। हाँ, वही। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम यानी जिस आमदनी पर टैक्स लगता है वो एक निश्चित सीमा से कम है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भारी सब्सिडी मिल सकती है। कुछ मामलों में तो ये प्रीमियम लगभग 0, मतलब $0 भी हो सकता है। 0 प्रीमियम? ये तो कमाल है। मतलब बस कम इनकम दिखाओ और सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। हाँ, ये एक विकल्प है, लेकिन यहीं एक बड़ी दुविधा, एक ट्रेड ऑफ सामने आता है। वो क्या? कम टैक्सेबल इनकम दिखाने के लिए आपको अपनी आमदनी कम रखनी होगी, या फिर जो पारंपरिक रिटायरमेंट खाते हैं उनसे पैसा निकालने से बचना होगा। दूसरी तरफ अगर आप ज्यादा इनकम दिखाते हैं तो आप रॉथ IRA जैसे टैक्स बचाने वाले साधनों में ज्यादा पैसा डाल सकते हैं, जिससे रिटायरमेंट में टैक्स फ्री पैसा मिलता है। ओह, मतलब एक तरफ सस्ती हेल्थ केयर है, दूसरी तरफ भविष्य में टैक्स बचत। ये तो मुश्किल फैसला है। बिल्कुल, ये एक जटिल गणित है जिसमें शॉर्ट टर्म फायदे और लॉन्ग टर्म फायदे के बीच संतुलन साधना पड़ता है। एक उदाहरण सामने आया था जहां किसी ने हिसाब लगाया कि ACA सब्सिडी लेने से उन्हें करीब $265,000 का फायदा होगा। $2.5 लाख से ज्यादा? हाँ, लेकिन अगर वो ये सब्सिडी छोड़कर रॉथ कन्वर्जन करते हैं, मतलब अपने पारंपरिक रिटायरमेंट खाते के पैसे को रॉथ खाते में बदलते हैं, जिस पर टैक्स अभी देना पड़ता है लेकिन बाद में नहीं, तो उन्हें लंबे समय में टैक्स में करीब $1.3 मिलियन की बचत हो सकती है। $13 लाख? बाप रे! मतलब 265K की सब्सिडी छोड़ना ताकि $1.3 मिलियन टैक्स बच सके। ये तो जबरदस्त प्लानिंग और बहुत दूर की सोच लगती है। बिल्कुल। इससे ये भी साफ होता है कि फायर सिर्फ ज्यादा बचाने और इन्वेस्ट करने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें टैक्स प्लानिंग और सरकारी योजनाओं की गहरी समझ भी उतनी ही जरूरी है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी जरूरी है और कितनी जटिल हो सकती है, और ये जटिलता सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की। आखिर लोग फायर चुनते क्यों हैं? क्या सिर्फ पैसों के लिए? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अक्सर ऐसा नहीं होता। कई बार लोग अपनी मौजूदा नौकरी से नाखुश होते हैं। शायद खराब बॉस, बोरिंग काम, ऑफिस की पॉलिटिक्स या फिर काम का बहुत ज्यादा दबाव। वो इस सबसे छुटकारा पाना चाहते हैं। बात तो सही है। और काम करने के मायने भी बदल रहे हैं। लोग अब सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहते, वो अपनी जिंदगी में कुछ इम्पैक्ट, कुछ मतलब भी ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी रिटायर होकर वो ये सब कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है जब वो रिटायर हो जाते हैं? क्या जिंदगी वैसी ही होती है जैसा उन्होंने सोचा था? यहीं पर कई लोगों को एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ता है,
खालीपन और बोरियत का। ओह, जो पुराना मकसद था, पैसा कमाना और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना, वो तो पूरा हो गया। अब जिंदगी का नया क्यों, नया वाई ढूंढना पड़ता है। जैसा कि कई अनुभवी लोग कहते हैं, किसी चीज से रिटायर होने, मतलब रिटायरिंग फ्रॉम समथिंग, के बजाय किसी चीज के लिए रिटायर होना, यानी रिटायरिंग टू समथिंग, ज्यादा जरूरी है। किसी चीज के लिए रिटायर होना। हाँ, वरना पैसों की आजादी के बावजूद जिंदगी बेमतलब सी लग सकती है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो फिर इस खालीपन से कैसे निपटा जाए? रिटायरमेंट के बाद लोग अपनी जिंदगी को सार्थक कैसे बना सकते हैं? क्या तरीके हैं इसके कई रास्ते हैं और ये हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। सबसे पहले एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। बिना रूटीन के दिन यूं ही गुजर जाते हैं और कुछ हासिल नहीं होता सा लगता है। हाँ, ये तो है। अपने शौक मतलब हॉबीज को समय देना, जिन्हें शायद काम के चक्कर में भूल गए थे। पेंटिंग, संगीत, बागवानी, कुछ भी हो सकता है। सही। नियमित व्यायाम करना, सेहत अच्छी रहती है और मूड भी ठीक रहता है। बिल्कुल। कुछ लोग पार्ट टाइम काम करना पसंद करते हैं। जरूरी नहीं कि पैसों के लिए हो, लेकिन काम में व्यस्त रहने और कुछ कमा लेने से एक संतुष्टि मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। हाँ, एक्टिव रहने के लिए। हाँ, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना भी एक विकल्प है। शायद कोई पैशन प्रोजेक्ट। अच्छा आइडिया है। वॉलंटियरिंग, यानी दूसरों की मदद करना, इससे बहुत संतुष्टि मिलती है और समाज से जुड़ाव महसूस होता है। परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना, बच्चों या नाती पोतों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना, ये भी जरूरी है। सामाजिक जुड़ाव बनाए रखना, दोस्त, क्लब, कम्युनिटी ग्रुप्स, ये खुशी के लिए बहुत जरूरी है। अकेलापन रिटायरमेंट में एक बड़ी समस्या हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। और नई चीजें सीखना, खुद को मानसिक रूप से चुनौती देना, कोई नई भाषा, कोई नया स्किल। आपने इतने सारे विकल्प बताए, ये वाकई जरूरी लगता है कि रिटायरमेंट से पहले ही सोच लिया जाए कि बाद में करना क्या है, वरना तो। बिल्कुल। यहां मैं विक्टर फ्रैंकल का जिक्र करना चाहूंगा। वो एक मनोविज्ञानी थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैद थे। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में, मैन सर्च फॉर मीनिंग। हाँ, वही। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने देखा कि जिन कैदियों के पास जीने का कोई क्यों, कोई मकसद था, चाहे वो अपने परिवार से दोबारा मिलने की उम्मीद हो या अपना अधूरा काम पूरा करने की इच्छा, वे उन भयानक और अमानवीय परिस्थितियों में भी ज्यादा समय तक जीवित रह पाए। अच्छा। और मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत रहे बनिस्बत उनके जिनका कोई मकसद नहीं था। ये दिखाता है कि जिंदगी में एक मकसद होना कितना जरूरी है, खासकर तब जब बाहरी हालात मुश्किल हों या जिंदगी में बड़ा बदलाव आया हो, जैसे कि रिटायरमेंट। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब ये भी है कि फायर का रास्ता शायद सबके लिए नहीं है। आपने सही समझा, ये सबके लिए नहीं है। कुछ लोग सच में अपने काम से प्यार करते हैं, उन्हें उसमें मजा आता है, एक पहचान मिलती है। उनके लिए जल्दी रिटायर होना शायद सही ना हो। दूसरी बात, जैसा हमने कहा, 50-70% बचत करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है ये इस चक्कर में आप जिंदगी के छोटे छोटे मजे लेना ही छोड़ दें और बाद में पछताएं। हाँ, ये भी हो सकता है। तीसरे बात, इसमें काफी जोखिम भी शामिल है, खासकर निवेश में। बिना सोचे समझे ज्यादा जोखिम लेना भारी पड़ सकता है। और क्या ऐसा भी होता है कि लोग रिटायर होने के बाद वापस काम पर लौट जाते हैं, बोरियत की वजह से या किसी और वजह से? हाँ, ऐसा भी होता है। कुछ लोग रिटायरमेंट का ट्रायल रन लेते हैं और पाते हैं कि उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं। एक ऑनलाइन चर्चा में किसी ने अपना अनुभव बताया था कि रिटायरमेंट के ट्रायल में वो बहुत आलसी हो गए, दिन भर वीडियो गेम खेलते रहते थे। अच्छा। और उन्हें लगा कि ये उनके लिए सही नहीं है, इसलिए वो वापस काम पर चले गए। उन्हें लगा कि काम उन्हें एक स्ट्रक्चर और मकसद देता है। तो फायर का फैसला बहुत व्यक्तिगत है। अब एक और जरूरी पहलू पर आते हैं, निवेश। हमने बात की कि पैसे जमा करने यानी अक्यूमुलेशन के दौर में लोग ज्यादा जोखिम लेते हैं, ज्यादा इक्विटी रखते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब पैसा निकालना शुरू करते हैं, मतलब डिक्यूमुलेशन फेज में, तब क्या निवेश रणनीति वही रहती है? यहीं एक और दिलचस्प मोड़ आता है और थोड़ी चिंता की बात भी। सैद्धांतिक रूप से, मतलब किताबों, रिसर्च के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद निवेश रणनीति बदलनी चाहिए। अच्छा, कैसे? अब आपका लक्ष्य पैसा तेजी से बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे बचाए रखना है ताकि वो जिंदगी भर चले। इसलिए डीकम्युलेशन फेज में निवेश थोड़ा संतुलित होना चाहिए। शायद 55-60% इक्विटी और 40-45% बॉन्ड्स का मिश्रण ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, ताकि ज्यादा रिस्क ना हो। हाँ, ताकि बाजार के बड़े उतार चढ़ाव से बचा जा सके। ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन असलियत में लोग करते क्या है रिटायरमेंट के बाद? क्या वो ऐसा ही करते हैं? असलियत थोड़ी अलग और चौंकाने वाली है।
जो एम्पेरिकल डेटा है, जैसे कि अमेरिका में 401k रिटायरमेंट खातों का डेटा देखने वाली संस्था EBRI की रिपोर्ट बताती है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों का निवेश काफी आक्रामक रहता है। आक्रामक? मतलब? कई लोग 65 साल की उम्र के बाद भी अपने पोर्टफोलियो में 75-80% या उससे भी ज्यादा इक्विटी रखते हैं। अरे, ये तो थियरी से बिल्कुल उल्टा है। और ये तो काफी जोखिम भरा भी लगता है। ऐसा क्यों होता है? लोग रिटायरमेंट में भी इतना जोखिम क्यों लेते हैं? इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। एक तो शायद हाल के सालों में शेयर बाजार ने जो अच्छे रिटर्न दिए हैं उसका लालच, या फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि वो ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका खो देंगे। दूसरा, बॉन्ड्स के बारे में कम जानकारी या उन्हें उबाऊ समझना। तीसरा, व्यवहारिक जड़ता यानी बिहेवियरल इनर्शिया, मतलब सालों से जो करते आ रहे हैं उसे बदलना मुश्किल लगना। अपनी पुरानी निवेश आदतों को छोड़ना आसान नहीं होता। हाँ, आदत बदलना मुश्किल होता है। या शायद गलत सलाह या खुद की रिसर्च की कमी। लेकिन इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर रिटायरमेंट पे भी इतना ज्यादा इक्विटी रखा तो क्या खतरा है? सबसे बड़ा खतरा है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क का बढ़ना, जिसे आम भाषा में रुइन रिस्क या पैसे जल्दी खत्म होने का खतरा कह सकते हैं। रुइन रिस्क? हाँ, सोचिए, आपने रिटायरमेंट शुरू किया और तभी बाजार बुरी तरह गिर गया। अगर आपका ज्यादातर पैसा इक्विटी में है तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत तेजी से गिरेगी। और क्योंकि अब आप पैसा कमा नहीं रहे बल्कि निकाल रहे हैं, तो आपको गिरे हुए बाजार में अपने शेयर सस्ते में बेचने पड़ेंगे, जिससे आपका मूलधन और तेजी से घटेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, स्टडीज दिखाती हैं कि ज्यादा इक्विटी वाली डीकम्युलेशन स्ट्रैटेजी अगर रिटायरमेंट के शुरुआती सालों में बाजार खराब रहा तो पोर्टफोलियो को बहुत जल्दी खत्म कर सकती है। जैसे एक सिमुलेशन में देखा गया कि 75% इक्विटी वाली स्ट्रैटेजी के साथ 45 साल के रिटायरमेंट पीरियड में सबसे खराब स्थिति मतलब अनलकीस्ट सिनेरियोज में पैसा सिर्फ 17 साल में खत्म हो गया। 17 साल में? बाप रे। जबकि प्लान 45 साल का था। हाँ, जबकि संतुलित पोर्टफोलियो ज्यादा समय तक चला। ये तो डरावना है। मतलब रिटायरमेंट के बाद निवेश को लेकर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, रिटायरमेंट के बाद कैपिटल को बचाए रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। आक्रामक निवेश शायद जवानी में ठीक लगे, लेकिन रिटायरमेंट में ज्यादा संतुलन और सुरक्षा पर ध्यान देना समझदारी है। तो कुल मिलाकर देखें तो 40 की उम्र में रिटायरमेंट, ये एक आकर्षक विचार जरूर है। और जैसा हमने देखा, सही प्लानिंग, जबरदस्त अनुशासन वाली बचत, स्मार्ट और कभी-कभी आक्रामक निवेश और हेल्थ केयर जैसी चुनौतियों की पक्की तैयारी के साथ ये कुछ लोगों के लिए संभव भी हो सकता है। हाँ, ये संभव है, लेकिन ये सिर्फ नंबरों, परसेंटेज और पैसों का खेल नहीं है। गणित ठीक होना जरूरी है, पर वो काफी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुल कैसे बनाया जाए, अपने समय का क्या किया जाए, सामाजिक जुड़ाव कैसे बनाए रखा जाए, ये सवाल उतने ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। वरना जैसा हमने चर्चा की, पैसों की आजादी तो होगी, लेकिन जिंदगी में एक खालीपन, एक ऊब महसूस हो सकती है। जैसा किसी ने कहा था, आपको किसी चीज से रिटायर होने के बजाय किसी चीज के लिए रिटायर होना चाहिए। फिर में सोचने वाली बात यह है, क्या असली आज़ादी सिर्फ बैंक बैलेंस के बड़े होने से मिलती है, या फिर इस बात से तय होती है कि आप उस मिली हुई आज़ादी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपनी जिंदगी को रिटायरमेंट के बाद कितना भरपूर और सार्थक बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल टॉक इन हील को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। See ya.